बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अभी देख रहे हैं कि हम क्विनोलोन्स और फोलेट एंटागोनिस्ट का टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं और उसी के कनेक्शन में बच्चों आज हम लोग फोलेट एंटागोनिस्ट को आफ्टर द क्विनोलोन्स अब डिस्कस करेंगे। अभी हमने पिछले लेक्चर्स में क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स डिस्कस किए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोलेट एंटागोनिस्ट। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स और ये वो एजेंट्स हैं जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होते हैं। फोलेट एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो ज़ाहिरी सी बात है कि फोलिक एसिड जो है ये आपको पता है कि हमारे जो प्यूरीन और पायरिमिडीन की बेसिस होती हैं उनके लिए आपको रिक्वायर होता है, और प्यूरीन और पायरिमिडीन जो हैं ये बेसिकली वो प्रिकर्सर्स हैं जो कि आरएनए और डीएनए की सिंथेसिस में आपको रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, आरएनए और डीएनए में तो ऐसे एंजाइम्स जिनको फोलेट डिराइव्ड कोफैक्टर्स चाहिए, दे आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरीन एंड पायरिमिडीन सिंथेसिस। ठीक है, और कुछ और भी जैसे अमाइनो एसिड वगैरह की ग्रोथ में भी आपको ये चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये बात एक ऑब्वियस है कि इन द एब्सेंस ऑफ फोलेट सेल्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते या फिर वो डिवाइड नहीं कर सकते। इसी चीज़ को हमने टारगेट बनाया एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स को जब हमने डिज़ाइन किया जो कि फोलेट एंटागोनिस्ट थे। वहाँ पर हमने इन्हीं एंजाइम्स को टारगेट किया, फोलेट को एक्चुअली वहाँ से ख़त्म करने की कोशिश की, ब्लॉक करने की कोशिश की। एज अ रिज़ल्ट सेल्स वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाए। ठीक है, अच्छा देखिए, जो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो ह्यूमन के सेल्स हैं, जो मेमालियन सेल्स हैं, वहाँ पर जो एक्टिव फॉर्म है, देखिए ह्यूमन सेल्स हो या बैक्टीरियल सेल्स हो, टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है, जैसे आप टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड भी कहते हैं, ये बेसिकली एक्टिव फॉर्म है फोलिक एसिड की। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड होती है आपको अपनी बॉडी में तमाम ज़रूरी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए या प्यूरीन और पायरिमिडीन की सिंथेसिस के लिए। टेट्राहाइड्रोफोलेट जो कि एक्टिव फॉर्म है आपकी बॉडी में, ये सिंथेसाइज या एक्टिवेट हमारे ह्यूमंस की और बैक्टीरिया की बॉडी में होती है। फ़र्क यहाँ आता है बैक्टीरियल सेल में और ह्यूमन के सेल्स में कि जो फोलेट है, फोलिक एसिड है, ह्यूमंस को वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोजीनस सोर्स से यानी डाइट से चाहिए। फोलिक एसिड आपको चाहिए आपकी आपकी बॉडी में। मैमालियन सेल्स को फोलिक एसिड एक्सोजीनस सोर्स से रिक्वायर्ड होता है। वो फोलिक एसिड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट सिंथेसाइज द फोलिक एसिड इन देयर बॉडी, बट रादर दे हैव टू ऑब्टेन द फोलिक एसिड फ्रॉम देयर डाइट। और ये फोलिक एसिड फिर बाद में टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक्टिव फॉर्म है और जो फर्दर आगे प्यूरीन, पायरिमिडीन, आरएनए, डीएनए, अमाइनो एसिड्स इन तमाम में रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इन कंट्रास्ट अगर आप बैक्टीरिया के सेल्स को देखें तो दे आर बेसिकली इम्परमिएबल टू फोलिक एसिड, और इसी और जो भी दूसरे फोलेट हैं तो उनको फोलिक एसिड की सिंथेसिस भी डी नोवो करनी होती है, यानी इनसाइड द सेल करनी होती है। ये एक डिफरेंस है बैक्टीरियल सेल में और ह्यूमन सेल्स में कि ह्यूमन सेल्स को फोलिक एसिड एक्सोजीनियसली चाहिए, जबकि जो बैक्टीरियाज हैं वो उनको अपनी ही सेल्स के अंदर उनको सिंथेसाइज करते हैं। इस डिफरेंस को हमने देखा, और इस तरह से जो सल्फोनामाइड्स हैं, इनको सल्फोनामाइड इसलिए कहते हैं कि इनमें सल्फ़र ग्रुप होता है, इनको आप कॉमनली सल्फ़ा ड्रग्स भी कहते हैं। और ये सल्फ़ा ड्रग्स जो हैं ये बेसिकली वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इन यही जो डी नोवो सिंथेसिस हो रही है बैक्टीरियल सेल में, ये बेसिकली उसको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो ये फोलेट एंटागोनिस्ट एक तरह के हैं, वन टाइप के। दूसरे टाइप के जो फोलेट एंटागोनिस्ट हैं जिसमें हम ट्राइमेथोप्रेम की बात करते हैं, ये बेसिकली जो एक्टिव फॉर्म होती है टेट्राहाइड्रोफोलेट वो बनने नहीं देते हैं। एज आई टोल्ड यू कि एक्टिव फॉर्म जो है वो डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होती है और फिर ये टेट्राहाइड्रोफोलेट आपकी बॉडी में यूज़ होता है। ठीक है, तो अब ये एक ऐसा डिफरेंस है यहाँ पर जो कि एक सेल में, बैक्टीरियल सेल में फोलिक एसिड सिंथेसिस का मरहला जो है वो डिफरेंस का है, लेकिन जहाँ पर डाईहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट
फोलेट में कन्वर्ट हो रहा है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो ट्राइमेथोप्रिम यहाँ पर एक्ट कर रहा है और वो वहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको ज़रा फिगर के ज़रिए देखते हैं तो आपको वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, ये देखिए जी बच्चों, ये है मेरे पास फिगर, और ये जनाब फिगर है 40.7, और आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये वाले स्टेप हो रहे हैं। जो टैरिडीन प्रिकर्सर है, और पाबा जो है जिसको पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है, एक्चुअली ये देखें पैरा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, यानी बेंजोइक एसिड है। ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये पाबा और टैरिडीन प्रिकर्सर आपस में मिलकर ये बनाते हैं बेसिकली, आप ये देखें जहाँ पर इनको ग्लूटामेट भी चाहिए होता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं बेसिकली डाईहाइड्रोफोलेट में, ठीक है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंजाइम मौजूद है वो डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज है। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ पाबा प्लस टैरिडीन प्रिकर्सर इनटू डाईहाइड्रोफोलेट या डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, और ये स्टेप हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बिकॉज वो डाईहाइड्रोफोलेट की डी नोवो सिंथेसिस करें, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। ये वाला स्टेप जो ह्यूमन के सेल्स हैं या जो मेमैलियन सेल्स हैं वहाँ पर ये स्टेप्स नहीं होते हैं, और रादर वो अपनी डाइट से डाईहाइड्रोफोलेट को या फोलिक एसिड को वहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये वाला स्टेप ब्लॉक हो जाता है बेसिकली सल्फा ड्रग से, ठीक है। यानी जो आपकी सल्फोनामाइड्स वगैरह हैं, आप ये देखें इस स्टेज को वो बेसिकली ब्लॉक करते हैं, इस एंजाइम को वो ब्लॉक कर देते हैं। एज ए रिजल्ट डाईहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, और यही डाईहाइड्रोफोलिक एसिड आगे रिक्वायर होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट की कन्वर्जन में, ठीक है। ये देखें, अब ये जो आगे का स्टेप है ये ह्यूमन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोनों में हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में, अब यहाँ ये डाईहाइड्रोफोलेट ने कन्वर्ट होना है टेट्राहाइड्रोफोलेट में। ये टेट्राहाइड्रोफोलेट एक्चुअली एक्टिव फॉर्म है जो आप देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड प्यूरीन और थायमिडीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये वाला स्टेप अब दोनों में हो रहा है, यानी डाईहाइड्रोफोलेट की कन्वर्जन हो रही है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, ह्यूमन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोनों में है। आप देखें कि बेसिकली रिडक्शन हो रही है, तो एंजाइम है आपके पास, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेती हूँ, ये देखिए आपके पास एंजाइम है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये जो NADPH2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनको हाइड्रोजन दे देते हैं, और डाईहाइड्रो में 2 हाइड्रोजन एटम हैं, टेट्राहाइड्रो में फिर आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम लग जाते हैं, तो इनकी रिडक्शन होती है, और ये स्टेप इन्वॉल्व है एक्टिव फॉर्म बनाने में इसकी, जिसे हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। और यहाँ जो एंजाइम बच्चों मौजूद है वो आपके पास डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, और ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज बेसिकली ब्लॉक हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ ट्राइमेथोप्रिम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास सल्फोनामाइड्स हैं, सल्फा ड्रग्स जो हैं, ये बेसिकली डाईहाइड्रोटैरोएट सिंथेटेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं जहाँ पर डाईहाइड्रोफोलेट बनता है, ठीक है। और आपके पास जो ट्राइमेथोप्रिम है ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक करते हैं, जिसके नतीजे में आपके पास टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है, ठीक है। ये ट्राइमेथोप्रिम का मैकेनिज्म है। इज दैट क्लियर? अब आप देखें कि इन दोनों का, इसीलिए हम सल्फा ड्रग्स का और ये ट्राइमेथोप्रिम का हम कम्बिनेशन भी देते हैं आगे, क्योंकि ये साइनर्जिस्टिकली एक्ट करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम वापस चलते हैं बच्चों, और अब हम फिर वही वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, जिसको आप यहाँ पढ़ लीजिए एक दफ़ा, ठीक है। अच्छा ये देखें, यहाँ मैं बता दूँ कि वही बात जो मैं आपको कॉम्बिनेशन की करी थी कि सल्फोनामाइड जो सल्फा मिथॉक्साजोल है उसका कॉम्बिनेशन ट्राइमेथोप्रिम के साथ हम देते हैं, और इस कॉम्बिनेशन को को ट्राइमोक्साजोल कहा जाता है। ये एक साइनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन है और साइनर्जिज्म की वजह से ये अक्सर यूज़ होता है, ठीक है। दोनों ड्रग्स को आप इंडिविजुअली दें अगर, यानी सल्फा मिथॉक्साजोल को और ट्राइमेथोप्रिम को, तो आपके पास इतने अच्छे रिजल्ट इवन नहीं आते हैं अलग अलग देने से, जितना कि आप इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे सेम डोजेस में को ट्राइमोक्साजोल के साथ, जो आपको अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। ओके,
तो यहाँ आप देखिए कि ये ड्रग्स जो हैं ये सेल्डम ही प्रिस्क्राइब होती हैं, लेकिन इनकी क्योंकि कॉस्ट लो है और लो कॉस्ट की वजह से इनको जो है अब इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ देयर लो कॉस्ट और एफिकेसी, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ ही में सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, मैकेनिज़्म मैं आपको अभी फिगर के ज़रिए एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, टैरेडीन और ग्लूटामेट अभी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, ये वहाँ से जो डाईहाइड्रोफोलेट है उसकी सिंथेसिस नहीं होने देता है, और डाईहाइड्रो टैरोएट सिंथेटेज आपके पास एंजाइम है जो बेसिकली ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन में भी आप देते हैं कोट्राइमोक्साजोल, तो वो दोनों स्टेप्स को ब्लॉक कर देता है, एक पे सल्फोनामाइड और एक पे ट्राइमेथोप्रिम, और ये कॉम्बिनेशन बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। ओके, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इनका एंटीरोबैक्टेरेसी के अगेंस्ट, क्योंकि आपको पता है कि ये यूटीआई में बहुत कॉमन है, जो आपके सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम वगैरह है ना, नोकार्डिया के इन्फेक्शंस में यूज़ होते हैं। और सल्फाडायाजीन को अगर आप देखें तो हम इनको पायरीमेथामीन जो है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है, उसके साथ हम कंबाइन करके अक्सर टॉक्सोप्लाज्मोसिस में देते हैं। ठीक है, और एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पर सल्फाडॉक्साइन और पायरीमेथामाइन भी यूज़ होते हैं, जो आगे एंटी मलेरियल ड्रग्स पढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे। रेजिस्टेंस की बेसिक मैकेनिज्म बच्चों वही होती हैं, अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि ज़ाहिर सी बात है कि अक्सर जो है इनकी जो रेजिस्टेंस है वो जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंसंट्रेशन जो है वो सेल में प्रॉपर ना हो, या कोई एंजाइम जो है, क्योंकि आपके यहाँ भी एंजाइम इन्वॉल्व है, उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन हो जाए। ठीक है, और सेलुलर परमिएबिलिटी कम हो जाए, या फिर ई फ्लक्स के मैकेनिज्म होते हैं, और या फिर जो नेचुरल पैरामाइनो बेंजोइक एसिड पाबा होता है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। क्योंकि देखो जो सल्फोनामाइड्स हैं ये आपके पाबा के स्ट्रक्चरल एनालॉग्स हैं। सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड से, तो ये compete करते हैं फॉर सेम एंजाइम डाईहाइड्रो टैरोएट सिंथेटेज के लिए। ओके, एंड यू नो कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में हमने पढ़ा था कि अगर जैसे सल्फोनामाइड्स आपकी ड्रग्स हैं वो, और ये जो पाबा हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हैं। अगर आप पाबा की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो फिर वो सल्फोनामाइड के बजाय वो उस एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज होगा। ठीक है, तो ये इनकी होती है, या फिर जो नेचुरल रेजिस्टेंस हो सकती है इन एजेंट से, वो डेफिनेटली ये भी हो सकती है कि वो फोलेट को दूसरा एनवायरनमेंट से हासिल करना शुरू कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है आप इंटरनली तो फोलेट का सिंथेसिस ब्लॉक कर रहे हैं, और हो सकता है कि एंजाइम नेचुरली फोलेट लेना शुरू कर दे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के पैटर्न हो सकते हैं। काइनेटिक्स बच्चों आप पढ़ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, मेटाबॉलिज्म देख लें, एक्सक्रीशन देख लें, और एक्सक्रीशन के हवाले से ही एक इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो वो क्रिस्टलोयूरिया है, इसलिए कि ये ड्रग्स क्रिस्टल्स बना देती हैं और नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है प्रोड्यूस कर सकती हैं, इसलिए हम बहुत एडिक्वेट हाइड्रेशन और एल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना हो सके। आपने देखा होगा कि जब एल्कलिनाइजेशन करते हैं हम, तो फिर ड्रग को जो आयन ट्रैपिंग का एक फिनोमिना मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था बिल्कुल सेकेंड ईयर के इनिशियल में, हम आयन्स को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ड्रग जितनी आयनाइज्ड फॉर्म में आएगी तो उतनी एक्सक्रीशन उसकी अच्छी होती चली जाएगी। एसिड ड्रग के लिए हम बेसिक यूरिन कर देते हैं, और बेसिक ड्रग हो तो उसके लिए हम एसिडिक एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो ड्रग को आयन ट्रैपिंग करके और बॉडी से आप एलिमिनेट करवा देते हैं। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी भी इसके साथ कॉमन है, रैशेस, एंजियोडीमा या स्टीवंस जोहानसन सिंड्रोम। अच्छा, तुम लोगों ने पढ़ा कि स्टीवंस जोहानसन सिंड्रोम क्या है? ठीक है, ये आप लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह का सिंड्रोम है। ओके, हेमाटोपोएटिक डिस्टर्बेंसेस कॉमन है बच्चों, इनके साथ हीमोलाइटिक एनीमिया खासतौर पर जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी होती है, ग्रेन्यूलोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सब भी इनके साथ कॉमन है। ठीक है, और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट जो सल्फा ड्रग्स का है वो कर्निक्टेरस है, और कर्निक्टेरस में आप ये बात याद रखें कि ये न्यू बॉर्न के अंदर होता है। ये मसला होता ये है कि सल्फा ड्रग्स जो हैं दे डिस्प्लेस द बिलिरुबिन फ्रॉम द बाइंडिंग साइट्स ऑन सीरम एल्ब्यूमिन, तो डेफिनेटली फिर बिलिरुबिन के जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि वो सीएनएस क्रॉस कर जाती है, क्योंकि जो न्यूनेट्स होते हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ब्लड ब्रेन बैरियर इतने डेवलप नहीं होते हैं, और ड्रग सीएनएस में
एंटर हो जाती है या सीएनएस में पास कर जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को कर्निक्टेरस कहते हैं और ये बहुत कॉमन एडवर्स इफेक्ट है और स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट है विच इज़ एसोसिएटेड विद सल्फोनामाइड्स। ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है, ठीक है। ड्रग पोटेंसिएशन हो सकती है ख़ास तौर पर वारफेरिन की, जो कि एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है। और अगेन वही रीज़न होता है कि ज़ाहिर है कि वारफेरिन भी सीरम एल्बुमिन के साथ बाइंड करती है, तो सल्फोनामाइड जो है इनको डिस्प्लेस कर देते हैं। और अगर तुम लोगों को याद हो तो ये एग्जांपल भी बिल्कुल सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को बताई थी, और यही मसला मीथोट्रेक्सेट लेवल से भी आता है। क्योंकि देखो, अगर ये प्रोटीन्स हैं और इनके साथ ड्रग बाइंड हुई हुई है, तो फिर होता ये है कि दूसरी ड्रग अगर ज़्यादा उसकी बाइंडिंग एफिनिटी है और वो आकर अगर ज़्यादा बाइंड कर लेती है, तो वो इस ड्रग को फ्री फॉर्म में रिलीज़ कर देती है, जिसकी वजह से उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, ठीक है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन अगेन डेंजर ऑफ कर्निक्टेरस की वजह से हैं। आप इनको न्यू बॉर्न में नहीं देंगे, लेस देन 2 मंथ्स ऑफ एज ऑफ बच्चों में नहीं देंगे, इवन प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं देंगे, ठीक है, इन खतरे की वजह से। और एक और इसकी इंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मीथेन अमाइन के साथ है, क्योंकि मीथेन अमाइन जो है वो बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड रिलीज़ कर देता है और जिसकी वजह से अगेन क्रिस्टलाइजेशन का मसला हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चों ट्राइमेथोप्रिम, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये पोटेंट इनहिबिटर है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का, और सल्फोनामाइड जैसा ही इसका स्पेक्ट्रम है। अक्सर हम इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फा मिथोक्साजोल के साथ देते हैं, जिसको हमको ट्राइमोक्साजोल कहते हैं। मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इसीलिए मैं आगे मूव कर रही हूँ। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम सिमिलर है सल्फा मिथोक्साजोल जैसा ही, ट्राइमेथोप्रिम का 20 to 50 फोल्ड मोर पोटेंट है। और टाइमेथोप्रिम को अक्सर हम इंडिविजुअली भी यूटीआईज में देते हैं, ठीक है, या बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस के साथ भी अक्सर हम दे देते हैं, हालांकि हम वहाँ पर फ्लोरोक्विनोलोन्स को प्रीफर करते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस के रीजंस आप पढ़ लें, अगेन वही डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज या ईफ्लक्स पम्प या डिक्रीज परमिएबिलिटी वगैरह का मसला हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये वही एडवर्स इफेक्ट हैं। ये देखें कर्निक्टेरस, कर्निक्टेरस तो आपने याद रखना है, ब्रेन में बिलिरुबिन एंटर हो जाती है और ब्रेन डैमेज करवा देती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट यानी ट्राइमेथोप्रिम की अगर हम बात करें तो अगेन ये क्योंकि वो स्टेप सेम है ना मैमल्स में और उनमें बैक्टीरिया में, तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवा सकती हैं ये, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, ग्रैन्युलोसाइटोपीनिया, इस तरह के मसले हो सकते हैं। और स्पेशली इन प्रेग्नेंट पेशेंट्स में जिनकी पुअर डाइट होती है, वहाँ ये मसला बहुत सीरियस हो सकता है। ऐसी सूरत में हम फोलिक एसिड देते हैं, जो कि बैक्टीरिया में एंटर नहीं होता और ह्यूमन सेल्स में एंटर होकर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को कवर अप कर सकता है, ठीक है। को ट्राइमोक्साजोल, आई टोल्ड यू कि ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, और मैंने आपको बताया कि अगर आप ये दोनों ड्रग सेम डोज में अलग अलग देकर देखें तो भी वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा जिस तरह के आप इनका कॉम्बिनेशन में देखेंगे। और ये आपको इस फिगर से नज़र आ सकता है, ये देखें, जब आप ये ड्रग्स को अकेले दे रहे हैं या आप सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम दे रहे हैं, तो बैक्टीरियल कॉलोनी या नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो कितने ज़्यादा हैं। लेकिन जब आप इनको कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है इनका, तो उसकी वजह से आप देखें कि कितनी तेज़ी से बैक्टीरियल काउंट डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और साइनर्जिस्टिक इफेक्ट का एक एक जो हमने ये देखो, ये जो फिगर देखी थी ना, आई कैन शो यू, ये देखें, एक स्टेप को ये ब्लॉक कर रहा है, यहाँ पर आप देखें सल्फामिथोक्साजोल इस स्टेप को ब्लॉक कर रहा है, और उसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखें ट्राइमेथोप्रिम इस स्टेप को ब्लॉक कर रहा है। तो इसीलिए ये साइमल्टेनियसली एक एक स्टेज को और एक एक स्टेज को, तो इनका आपको साइनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलता है, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम सिमिलर है, रेजिस्टेंस भी हम इसकी देख चुके हैं। और आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वैसे इसमें रेजिस्टेंस कम आती है। क्यों कम आती है? इसलिए कि देखो, रेजिस्टेंस उस सूरत में आएगी कि जब दोनों एंजाइम्स के लिए रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन है, अगर आप एक एंजाइम पर डेवलप हो तो फिर दूसरे में भी होनी चाहिए, तो इनकी रेजिस्टेंस उनके मुकाबले में कम है। इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम अब बड़ा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है। और ख़ास तौर पर नीमोसिस्टाइटिस, जीरो वैसी नमोनिया जो है जिसको आप पीसीपी कहते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो हैं, उनमें ये इफ़ेक्टिव हैं। नोकार्डिया स्पीशीज़ और स्टेंटोट्रोफोमोनास माल्टोफीलिया जो हैं, उस तरह के इन्फेक्शंस में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लें बच्चों।
और मैं इस चैप्टर को आज ख़त्म करना चाह रही हूँ। आप क्लिनिकल इसके थेराप्यूटिक यूजेस या इनका जो स्पेक्ट्रम है वो इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर कोड ट्राइमोक्साजोल की सारी एप्लीकेशन दी गई हैं और कोड ट्राइमोक्साजोल जो है वो सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिम है। तो आप यहाँ देखिए कि MRSA में और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में, लिस्टेरियोसिस में, प्रोस्टेट और यूरिनरी इन्फेक्शंस में, इन तमाम में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और PCP जो अभी मैंने बताया है उसमें, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस वगैरह में इनको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट पढ़ लें, वही है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, नोजिया और इस तरह के एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा हैं वारफ्रिन और उनके साथ जो है इनकी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है या फेनेटॉइन है, वहाँ पर भी उनकी कंसनट्रेशन बढ़ सकती हैं, तो वहाँ आपने इनको बहुत एहतियात के साथ देना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक्स जो कि एंटी माइक्रोबियल्स हैं। आपको पता है कि UTI जो है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बहुत कॉमन है, किडनी पेशेंट जो होते हैं उनमें बहुत कॉमन है, और पर्टिकुलरली उन वुमेंस में जो कि चाइल्ड बियरिंग एज की होती हैं वहाँ बहुत कॉमन है, और इकोलाई मोस्टली उसका रीज़न होता है, और 80% ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड अपर या लोअर UTIs कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल पैथोजन है जो कि UTI करता है। तो आपने याद रखना है कि एक इकोलाई नंबर 1 पर है और नंबर 2 पे स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस जो है वो UTI का मेन रीज़न है। अक्सर हम कोट्राइमोक्साजोल का कॉम्बिनेशन जो है वो, और या फिर क्विनोलोन्स को दे सकते हैं। ठीक है, और जो एजेंट्स आप ये दे रहे हैं उनको आप UTI एंटीसेप्टिक्स भी कह सकते हैं। उनमें जो एजेंट्स हैं आपके पास, ख़ास तौर पर मीथेन अमाइन और नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन इसमें शामिल हैं। ये देखें बच्चों, ओहो, देखें मीथेन अमाइन और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। इसके अलावा जो क्विनोलोन नैलीडिक्सिक एसिड था वो हमने डिस्कस किया था कि वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीथेन अमाइन को देखते हैं। मीथेन अमाइन डिकम्पोज हो जाता है एसिडिक pH पे और कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड में। ठीक है, अब फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो बेसिकली टॉक्सिक है बैक्टीरिया के लिए, और बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के अगेंस्ट। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास। ठीक है, और हम इसको एक वीक एसिड के साथ अक्सर फॉर्मुलेट कर देते हैं मीथेनामाइन को, जैसे मंडेलिक एसिड के साथ या हिपोरिक एसिड के साथ, ताकि यूरिन की पीएच एसिडिक रहे, क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट में जाएगा तो ही ये फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम अगर आप देखें, और ज़ाहिर है कि फिर एंटासिड आप इसके साथ नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि आपने एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं करना है। तो UTI के अगेंस्ट पर्टिकुलरली ये यूज़ होते हैं, तो उसमें आप ये प्रोटियस स्पीशीज़ और इस तरह की ये चीज़ें पढ़ लीजिए। एडवर्स इफ़ेक्ट्स में भी इनका जो मेजर है वो GIT का ही है। इसके अलावा एल्बुमिनूरिया, हेमचूरिया, रैशेस। ठीक है, और कॉन्ट्राइंडिकेटेड है रीनल इनसफिशिएंसी में, क्योंकि मंडेलिक एसिड वहाँ प्रेसिपिटेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एजेंट नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन है, और नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन सेंसिटिव बैक्टीरिया जो हैं दे रिड्यूस द ड्रग टू अ हाईली एक्टिव इंटरमीडिएट दैट इनहिबिट द वेरियस एंजाइम एंड डैमेज द बैक्टीरियल DNA। यूजफुल है अगेंस्ट द इकोलाई, लेकिन जो कॉमनली यूरिनरी ट्रैक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो रेजिस्टेंट हो सकते हैं। सेप्रोफाइटिकस की मैंने जैसे कि बात की थी, जो कि ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई है, वो आमतौर पर ससेप्टेबल होते हैं। इनके एडवर्स इफेक्ट पढ़ लें आप, हीमोलाइटिक एनीमिया वगैरह जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी में हो सकता है। ठीक है, और पेशेंट्स को जिनमें रीनल इम्पेयरमेंट है या जो वुमेंस प्रेग्नेंट हैं पर्टिकुलरली 30 वीक्स के अराउंड हैं, उनमें ये टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। आप लोग इसको पढ़ लीजिए, और इन केस कोई भी क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये 6th एडिशन था जो कि मैंने LMS पर डाल भी दिया है, और 7th एडिशन में भी यही है। कुछ एक दो चीज़ें थोड़ी बहुत अपडेटेड हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन स्टडी इट फ्रॉम 6th और 7th वट एवर द एडिशन यू हैव, ये सेम चीज़ें हैं उसके अंदर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इनको बहुत अच्छे से आप लोग एक दफ़ा पढ़ लें तो इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगा। टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।